कृषि वित्त या ग्रामीण वित्त। प्रश्न यह है कि ग्रामीण क्षेत्र, भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रामीण क्षेत्रों में या कृषि कार्यों के लिए ऋण की क्यों आवश्यकता है और वो ऋण कितने तरह के होने चाहिए जिसकी मांग ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में लगभग 70% ऐसे किसान हैं जिन्हें सीमांत और छोटा किसान के रूप में जाना जाता है, जिनके पास जो साइज ऑफ होल्डिंग्स है तो बहुत छोटी। नए पद्धति से, नई तकनीक के माध्यम से कृषि कार्य नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पूंजीगत निवेश का सामर्थ्य नहीं है। पूंजीगत निवेश की इच्छा होते हुए भी यदि सामर्थ्य नहीं है तो कृषि क्षेत्र में आधुनिक तरीके से खेती नहीं कर सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है, वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने की बात की है। और भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई सारे प्रयास किए गए हैं, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि भारत में दो तरह के ऋणों की आवश्यकता होती है। एक तो हम कह सकते हैं उत्पादक ऋण, उत्पादक ऋण, प्रोडक्टिव लोन, और दूसरा होगा अनुत्पादक ऋण। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ऋणों की मांग की जाती है जो उत्पादक ऋण हैं उनकी मांग की जाती है। कुछ ऋण ऐसे भी हैं जो अनुत्पादक हैं, नॉन प्रोडक्टिव लोन की भी डिमांड की जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में। ये तो हो गया आवश्यकता के आधार पर। आवश्यकता के आधार पर ऋणों का वर्गीकरण करें तो उत्पादक और अनुत्पादक ऋण के रूप में हम कर सकते हैं। दूसरा एक आधार है ऋण को वर्गीकृत करने का, वो आधार है समय के आधार पर, जिसे कहते हैं अल्पकालिक ऋण, अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म लोन, क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट टर्म लोन। दूसरा है समय के आधार पर मध्यकालिक, ठीक है, मध्यमकालिक ऋण, मीडियम टर्म, लोन, और तीसरा है दीर्घकालिक, कहीं कालीन भी लिखा होता है, दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म लोन। ध्यान दो, अल्पकालिक ऋण या शॉर्ट टर्म लोन उसको कहते हैं जिस ऋण के भुगतान की अवधि 15 माह तक है। कितने माह तक? 15 माह तक। यानी ऐसे ऋण जिनकी वापसी की अधिकतम सीमा कितनी होती है? 15 महीने, उनको अल्पकालिक। ऐसे ऋण जिनके वापसी की या जो ऋण अधिक से अधिक कितने समय के लिए? 15 से लेकर के 5 वर्ष तक के लिए दिए जाएं, उन्हें कहते हैं
मध्यकालिक या मध्यम कालिक ऋण, मीडियम टर्म लोन, और लॉन्ग टर्म के लिए 5 वर्ष से लेकर के 15 या 20 वर्ष केवल जो ऋण दिए जाते हैं उनको बोलते हैं दीर्घकालिक। बात समझने वाली है कि चाहे ऋण शॉर्ट टर्म का हो, मीडियम टर्म का हो या लॉन्ग टर्म का, वह ऋण उत्पादक भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म का लोन, जैसे मान लो ग्रामीण क्षेत्रों में किसान यदि उन्नतशील किस्म के बीज को खरीदना चाहता है या केमिकल फर्टिलाइजर प्रयोग करना है, इस उद्देश्य के लिए क्या कर सकता है? शॉर्ट टर्म, ये उत्पादक ऋण है। लेकिन मान लो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति सामाजिक या धार्मिक अनुष्ठान के संपन्न करने के लिए ऋण की मांग कर रहा हो, वह कैसा है? जो मीडियम टर्म लोन है उसकी आवश्यकता होती है कृषि संबंधी जो यंत्र हैं उसको खरीदने के लिए। यदि ऋण की डिमांड करता है तो वह ऋण की डिमांड, वह कैसा ऋण हो सकता है? शॉर्ट मीडियम टर्म लोन हो सकता है। कृषि संबंधी कुछ बड़े जो यंत्र हैं, जैसे ट्रैक्टर की बात करें, नई भूमि को खरीदना चाहता है, ठीक है, या सिंचाई सुविधा उपलब्ध करना चाहता है, ट्यूबवेल पंप लगाना चाहता है, तो जो बड़े कार्य हैं जिसमें हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, तो उनका जो नेचर होता है वह लॉन्ग टर्म लोन होती है। ये सारे उत्पादक हैं, क्योंकि यह जो ऋण प्रयोग करेगा किसान, उससे क्या होगा? उसकी आय बढ़ेगी, उसमें ऋण के भुगतान करने का सामर्थ्य विकसित होगा। लेकिन मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऋण ऐसे भी हो सकते हैं जो अनुत्पादक हो। जैसे मान लीजिए किसी किसान ने भारत में खास तौर से जो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, प्रदर्शन प्रभाव, बहुत हावी प्रदर्शन प्रभाव, विलियम हैरी का सिद्धांत जो लोगों ने में पढ़ा होगा, सामाजिक कार्यों को, सामाजिक कार्यों या धार्मिक कार्यों को जो अनुत्पादक है, जो एक अनुत्पादक व्यय है, उस कार्य को संपन्न करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण की मांग बहुत है। जैसे वैवाहिक कार्यक्रम करने के लिए ऋण की मांग करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए ऋणों की मांग किया। इससे भी और एक कदम आगे बात करें हम, जैसे मीडियम टर्म लोन में वो शामिल किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा कि लोग इस बात से अपने आप को पहचान बनाने की कोशिश करते हैं समाज में, और सोशल स्टेटस का एक सिंबल मानते हैं। आप पूछो कि कोई एक आदमी ऐसा आपको मिल जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में जिसको देख करके लगता है कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं, बहुत खराब है, लेकिन जब वो बातें करेगा, जब वो कहेगा कि कहता है कि मैं 5 मुकदमे लड़ता हूँ 5 मुकदमे लड़ता हूँ, और ये भी कहता है कि मैं अपने पिता का सबसे लायक पुत्र हूँ, पिताजी ने जो मुकदमा शुरू किया था मैं उससे भी अभी भी लड़ रहा हूँ। ये जो गर्व फील करता है, स्थिति उसकी नहीं, वो लड़ कैसे रहा, कोर्ट की फीस और जो फीस जितने भी जो खर्चे आते हैं कैसे दे रहा हो, ये व्यय कैसे हैं? अनुत्पादक। और अनुत्पादक व्यय की जो अनुत्पादक जो ऋण की मांग है ग्रामीण क्षेत्रों में, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सामाजिक पैमाना है इस प्रकार का है कि अनुत्पादक ऋणों की महत्ता उत्पादक ऋणों की अपेक्षा बहुत है। जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति, किसी परिवार में किसी व्यक्ति का यदि स्वर्गवास हो गया तो
बहुत सारे लोगों को बुला करके जो एक भोज का आयोजन करता है आत्मा की शांति के लिए, और यही नहीं बल्कि उस आत्मा को स्वर्ग में एक अच्छा स्थान मिल जाए, अच्छा सोने के लिए बिस्तर मिले, खाने के लिए अच्छे बर्तन मिले। जब तक जीवित था तब तक वो सबसे खराब कंडीशन में था, लेकिन जैसे व्यक्ति मर गया, मरने के बाद उसे सारी सुविधाओं से लैस किया जाता है। और जो पुत्र लैस नहीं किया उसको समाज क्या कहता है? जिसने अपने पिता का अच्छे से स्वर्ग में भेजने का जो क्रिया है उसका पालन नहीं किया। कभी ये कहते सुना है कि जब तक जीवित था तब तक इसने कुछ किया नहीं, मरने के बाद इन सबको नहीं भोज कराया, बहुत चीजें नहीं दिया, तो एक क्या है, एक प्रकार समाज इस तरह का है, भारतीय समाज इस तरह का है। मैं बुराई नहीं कर रहा, ग्रामीण परिवेश गुरुवायता इतनी अधिक है, जो धार्मिक हमारा विश्वास आवश्यकता से अधिक, और धार्मिक विश्वास कहीं जो आर्थिक क्रियाकलाप है उनसे ऊपर। भारत में निरक्षरता की समस्या इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं है कि ब्याज की दर बहुत अधिक है, गैर संस्थागत स्रोतों से ऋण लिया, ब्याज की दर बहुत ऊंची है, सिर्फ यही नहीं बल्कि ऋण किस उद्देश्य के लिए लिया? ऐसे उद्देश्य के लिए लिया जो अनुत्पादक था, जिसे उस व्यक्ति ने जो ऋण लिया उस व्यक्ति में ऋण वापस करने की सामर्थ्य विकसित नहीं हुई, वो ऋण बना लंबे समय बना। कई सारे ऐसे ऋण मिलेंगे, निरक्षरता की समस्या आपने शायद सुना होगा कि एक पीढ़ी ऋण ली और दूसरी पीढ़ी उसकी क्या करे, दूसरी की चुकता कर, और नहीं कर पाई तो कई बार ऐसा देखा होगा आपने। अब तो वो उस पर का पाबंदी लगा हुआ है कि एक दास्तापूर्ण जीवन उस परिवार का एक व्यक्ति क्या करता था, ऋणदाता के वहां काम करता था। किसने काम करता था? नहीं, ताकि और ब्याज न बढ़े, ब्याज की रकम और न बढ़े। अब तो उस पर पाबंदी लगी है, ऐसा नहीं करता। तो अनुत्पादक ऋणों की जो मांग है, जो महत्ता है, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक ऋणों की अपेक्षा एक सामाजिक पृष्ठभूमि भारत की ऐसी है। दूसरी बात कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के स्रोत की हम बात करें, यानी किन स्रोतों से जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म और प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव जो लोन मिलते हैं, उनके स्रोत क्या हैं? तो मुख्य रूप से स्रोत की हम बात करें तो स्रोत को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं हम गैर संस्थागत स्रोत, गैर संस्थागत स्रोत, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। और दूसरा है संस्थागत स्रोत, संस्थागत स्रोत, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। गैर संस्थागत स्रोत जैसे साहूकार, महाजन, कौन आ जाएगा इसमें? साहूकार, महाजन, मित्र,
एवं संबंधी जो भी रिलेटिव्स, तो मनी लेंडर्स जितने भी हैं जो फ्रेंड से ऋण लेते हैं या रिलेटिव से ऋण ले लिया, कुछ ऐसे भी जो मनी लेंडर्स होते हैं जो सिर्फ लोन देने का काम, कुछ ऐसे भी होते हैं जो लोन भी देते हैं और उसके अलावा किसी कार्य दोनों। संस्थागत स्रोत, ध्यान दो, एक बहुत स्पष्ट बात है कि जो ग्रामीण वित्त के संस्थागत स्रोत हैं, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? साहूकार और महाजन। 1950-51 की हम बात कर रहे हैं, तो 1950-51 में जो आंकड़े प्राप्त होते हैं कि ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं को पूरा करने में इनका कितना योगदान रहा है? गैर संस्थागत स्रोतों का लगभग 93%, 92.7% है। उसको हम क्या कर सकते हैं? ऑलमोस्ट 93% ग्रामीण क्षेत्र के वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति गैर संस्थागत स्रोतों के माध्यम से की जाती रही। बचा कितना? मात्र 7% ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति संस्थागत स्रोतों के माध्यम से की। अब इसमें परिवर्तन आया है। परिवर्तन इसलिए आया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये महसूस किया गया कि जो गैर संस्थागत स्रोत हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणग्रस्तता की समस्या को गंभीर बना रहे हैं। और एक तरह के ये स्रोत क्या करते हैं? शोषण पर आधारित है, शोषण पर आधारित है। इसलिए इन स्रोतों का योगदान कम से कम हो, बल्कि संस्थागत स्रोत के माध्यम से ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। इसको दृष्टिगत रखते हुए दो तरह की अप्रोच अपनाए गए ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त सुविधा के लिए। एक को कहते हैं मल्टी एजेंसी अप्रोच। क्या कहते हैं? मल्टी एजेंसी अप्रोच, बहु एजेंसी दृष्टिकोण। मल्टी एजेंसी अप्रोच और दूसरा है सर्विस एरिया अप्रोच। सर्विस एरिया अप्रोच मल्टी यानी एक साथ क्या किया जाए, कई सारी संस्थागत स्रोतें उपलब्ध हों जो ग्रामीण क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। जैसे मान लो मल्टी एजेंसी अप्रोच के माध्यम से अध्ययन लीजिए, यानी क्या किया जाए? नंबर 1, वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे वाणिज्यिक बैंक कौन है? नेशनलाइज बैंक। वाणिज्यिक बैंक कौन से हैं? जो नेशनलाइज बैंक है उनको वाणिज्यिक बैंक मुख्य रूप से हम कह सकते हैं। कमर्शियल बैंक इसलिए कहते हैं कि शुरू में ये बैंक क्या करते थे? ट्रेड और कॉमर्स के लिए ऋण देते थे। ट्रेड और कॉमर्स, इसलिए कमर्शियल बैंक। लेकिन एक समय था, जब तुम लोग जानते हो उस चीज को, कब इन बैंकों के साथ यह था कि 1969 में क्या हुआ था? देश के 14 बैंकों को क्या किया गया था? राष्ट्रीयकृत किया गया था, नेशनलाइज किया था। इस उद्देश्य से किया गया था
ये जो वाणिज्यिक बैंक हैं जो अभी तक ट्रेड और कॉमर्स से ऋण देते हैं, अब क्या करेंगे, अब ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। यानी इनकी शाखाएं कहां खुलेंगी, ग्रामीण क्षेत्र। पहले कहां थी, शहरी क्षेत्र। 1969 में जब 14 बैंक को राष्ट्रीय किया गया तो इसी उसमें ये मुख्य आधार था, इन बैंकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की सुविधा उपलब्ध करेंगे। फिर लगा कि जो कमर्शियल बैंक हैं, इनको नेशनलाइज किया गया है, इन बैंकों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही। इसको दृष्टिगत रखते हुए खास तौर से जो गरीब तबका था, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स था, जो छोटे किसान थे, उनके पास ऋण प्राप्त करने के लिए जो पर्याप्त प्रतिभूति होती है, जो सिक्योरिटी होती है, उसका अभाव, उनको पर्याप्त मात्रा में ऋण मिल सके, इसके लिए 1975 में क्या आया, रीजनल रूरल बैंक्स 5 खुले गए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में 5 तरह के, क्या टाइप्स हैं, 5 तरह के रीजनल रूरल बैंक खोले गए 75 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुख्य रूप से जो खोला गया उसका उद्देश्य क्या था, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को ऋण सुविधा उपलब्ध। इसीलिए रीजनल रूरल बैंक को कई बार यह भी कहा गया कि ये कौन सा बैंक है, गरीबों का बैंक। ये बैंक किसका है, गरीबों का। 5 तरह के ऋण खोले गए। गोरखपुर में, यूपी में जानते हो कौन कौन सा था, गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसका नाम बदल गया, पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया। उसके बाद बांदा में खोला गया बांदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। राजस्थान में जयपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। हरियाणा में भिवानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और पश्चिम बंगाल में मालदा एक जगह, मालदा सुना है, मालदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कितने हुए, 4 प्रदेशों में 5 तरह के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए थे 1975। अब उन बैंकों की, उन बैंकों का जो प्रकार है वह हो गया 196। 196 तरह के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कितने हैं, 196 तरह के हैं, ये नाम है इनकी, शाखाएं नहीं है, शाखाएं तो बहुत अधिक है। इतने प्रकार के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, बात समझ में आ रही है कि इतने प्रकार के। फिर 1980 में पुनः 6 और कमर्शियल बैंक को, सीबी कमर्शियल बैंक को क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया। 6 और बैंकों को 1980 में राष्ट्रीयकृत किया गया। जिस तरह से 1969 में 14 बैंकों को किया गया था, उसी प्रकार आवश्यकता इस बात में थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति संस्थागत स्रोतों के माध्यम से किया। अब ध्यान दो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो देश का सेंट्रल बैंक है, उसमें डिपार्टमेंट था एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, जो ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं को, ग्रामीण क्षेत्रों के ऋण की क्या आवश्यकता है, कैसे उसको पूरा किया जाए, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट देखता है। लेकिन महसूस किया गया कि नहीं, देश में कोई एक एपेक्स बैंक ऐसा हो जो ग्रामीण क्षेत्र के वित्त से संबंधित हो। इसको ध्यान में रखते हुए 1982 में, कब, 1982 में किसकी स्थापना की गई, नाबार्ड
ग्रामीण क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक। जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं पूरा का पूरा उसी के निर्देशन में संचालित हो। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। में इसको उसके बाद भी एक और जो चला रहा था, जिसको मैंने अभी बैंक के बारे में बात किया, मैंने छोड़ दिया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां, सहकारी बैंक समिति, इसको बोलते हैं सरकारी ऋण समिति, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, यानी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की बात की गई, सहकारी ऋण समिति की बात की। और जो सहकारी ऋण समिति है वो 3 तरह की होगी। एक प्राथमिक सहकारी ऋण समिति, दूसरा जिला सहकारी ऋण समिति या केंद्रीय सहकारी ऋण समिति, दोनों नाम यही है। और तीसरे लेवल का जो था उसको नाम दिया गया स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, राज्य सहकारी ऋण समिति, स्टेट। नेशनल लेवल पर ये कोऑपरेटिव है, लेकिन वास्तव में वो कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए वो कार्य करता है, जिसका नाम है एनसीडीसी। एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एनसीडीसी की स्थापना की। तो इस तरह से हम देखें, आप ध्यान दो कि कोऑपरेटिव्स, इसमें कोऑपरेटिव में भी कितने तरह की? 3 तरह की कोऑपरेटिव्स मुख्य रूप से। प्राथमिक लेवल पर प्राथमिक प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट या सेंट्रल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, और फिर स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। 3 लेयर्स की कोऑपरेटिव स्थापित की गई। उद्देश्य था, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो 1954 के बाद से तेजी से बढ़ाया गया, उस दिशा में अच्छा एक प्रयास था। जब कोऑपरेटिव से नहीं हो पाया तब कमर्शियल बैंक की ओर बढ़ा गया कि कमर्शियल बैंक। अब ध्यान दो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी है ग्रामीण वित्त को उपलब्ध कराने के लिए, कमर्शियल बैंक भी है, रीजनल रूरल बैंक भी है, और नाबार्ड भी उसकी मॉनिटरिंग करता है, और सरकार भी समय समय पर सुविधा उपलब्ध कराती है। क्या देख रहे हैं? क्या कोई एक एजेंसी है ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराने के लिए? बहुत सारी एजेंसीज बन गई हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मल्टी एजेंसी अप्रोच। ओके, सर्विस एरिया अप्रोच क्या है, इसके बारे में हम कल आपसे बात करेंगे।